ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसा हमारी बातचीत हो रही थी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 19 जून 2022 को जो एग्ज़ाम है आपकी, उसके लिए जो अपग्रेडेड टेस्ट सीरीज चल रही है, मेगा टेस्ट सीरीज, उसी के पेपर नंबर 13 जो टॉपिक वाइज पेपर है ना, उसके पेपर नंबर 13 पर हम चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग इस पेपर्स के 10 क्वेश्चंस कर चुके थे, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन है? नील आंदोलन जो आंदोलन था, मूवमेंट था, ठीक है, नील आंदोलन का समर्थन किया था एक न्यूज़पेपर ने, हिंदू पेट्रियट ने। हिंदू पेट्रियट के संपादक थे उस समय। हाँ जी, ठीक है। हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट जो संपादक थे, हिंदू जो पत्रकार थे, वो थे हमारे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ मूवमेंट दे रखे हैं और उनसे जुड़े हुए समाचार पत्रों के बारे में चर्चा हो रही है। आइए चलिए कोशिश करते हैं एक एक करके करने की। जैसे कि मोहम्मद अली या विपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इसमें से जो भी कंफर्मेशन हो, जैसे कि मोहम्मद अली के लिए आप कहाँ जाएंगे? कॉमरेड पे, तो डी का हो गया सेकंड। केवल एक भी पेपर आपको पता है तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो विपिन चंद्र पाल का जो पत्र है या पुस्तक है वो है न्यू इंडिया। अरविंद घोष जुड़े हुए हैं वंदे मातरम से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ब्रह्म बांधव उपाध्याय का जो पत्र है, समाचार पत्र, वो है संध्या। और वही मोहम्मद अली, ये जिन्ना नहीं है, ये मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधुओं में ये अली है, मोहम्मद अली कॉमरेड। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? हाँ जी, महाराष्ट्र का वह समाज सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता है, वो कौन है? जी, ये नाम तो ऐसे याद हो जाने चाहिए आपको, जैसे कि लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। नाम के साथ ही जोड़ लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। इमेजेस वगैरह भी लगातार डाली जा रही है ताकि आप लोग बेहतर कर पाएँ। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए हैं हेनरी विवियन डेरिज्रो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा या बहिष्कृत हितकारिणी नामक समाचार पत्र ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ओलकॉट और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। यंग बंगाल आंदोलन तो जुड़े हुए हैं हेनरी विवियन डेरिज्रो, थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में, कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लैटवस्की, बाद में एनी बेसेंट भी जुड़ी इनसे। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा, जो कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस के विरोध के लिए या फिर ब्रिटिश के साथ सहयोग करने के लिए स्थापित की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वह आपको दिखाई देगी भीमराव अंबेडकर के साथ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 20 जुलाई 1924 को की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? या कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से संबंधित कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ए, बी, सी और डी। जी, बिल्कुल सही बात है, आंसर मिलेगा आपको विलियम जोन्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये प्राच्यवादी कहे जाते थे, ओरिएंटलिस्टिक, और इनका अप्रोच ये था कि भारत की सभ्यता, संस्कृति को, भाषा को, साहित्य को समझा जाए ताकि भारतीय कौन है और जहाँ हम राज कर रहे हैं वो किस तरह का है। यहाँ पर इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को काफ़ी महत्व दिया था, ठीक है। सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे आगे। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये गया अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न है आपके सामने। CR दास, चित्तरंजन दास। बाद में इन्होंने स्वराज दल का गठन किया था CR दास ने, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, और अजमल खां भी इनके साथ में थे। 1922 गया अधिवेशन गया अपना बिहार वाला। बाद में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक को कब लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगा? लोकमान्य तिलक की उपाधि या लोकमान्य की उपाधि उन्हें कब मिली थी? देखिए, कोई भी एक ऐसी घटना नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके बड़े ही धैर्यपूर्वक या इत्मीनान से कि ये वो घटना है उसके बाद में इनको लोकमान्य तिलक कहा गया। जैसे कि आपने देखा होगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को गुजरात की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, है ना। आप मुझे बताएंगे किस आंदोलन के पश्चात, किस आंदोलन में सहभागिता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसके बाद उन्हें गुजरात की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी? हाँ जी, बताएं। बिल्कुल सही बात, बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह में उनकी जो नेतृत्व क्षमता थी उससे प्रभावित होकर गुजरात की महिलाएं या फिर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। उसी तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है इतिहास में जहाँ ये कहा जा सके कि इस घटना के बाद उनको लोकमान्य कहा जाने लगा। मुद्दा ये था कि बाल गंगाधर तिलक गांधी के पहले, ध्यान दीजिएगा, गांधी के पहले एक बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व के नेता थे और इनकी फॉलोइंग काफ़ी महत्वपूर्ण। ये जो कोटेशन इनका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक, MPPSC यह कोटेशन भी पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक गर्मदली नेता थे, ये सभी जानते हैं आप, और उनकी कार्यों या फिर कहें कि उनके जो सम्मिलित प्रभाव थे उनके कार्यों का, उसके फलस्वरूप उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी या फिर सामान्यतः उनको लोकमान्य तिलक कहा जाता था। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रथम मुस्लिम जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सहभागिता करने के कारण मृत्युदंड प्राप्त हुआ था? हाँ जी, प्रथम मुस्लिम जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सहभागिता करने के कारण मृत्युदंड प्राप्त हुआ था, फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां ही आपका आंसर सही है, A और C बिल्कुल सही बात है। अशफाक उल्लाह खां, अगर आपने ध्यान दिया हो, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी कांड के संदर्भ में अशफाक उल्लाह खां को काकोरी कांड में सहभागिता करने के लिए फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अगला, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हाँ जी, A और C बिल्कुल सही बात है। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न यही है। हाँ जी, दादा भाई नौरोजी। ओके, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही आंसर। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। होता ये है कि 1985 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में जो हमारे नरमदली नेता हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इनका वर्चस्व रहता है और इस समय की जो राजनीति थी उसको नरम दलीय राजनीति कहा गया। 1905 तक आते आते लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इनके नेतृत्व में एक गरम दली धड़ा उत्पन्न हुआ और अब एक संघर्ष की स्थितियाँ बन रही थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऐसी स्थिति में दादा भाई नौरोजी को वहाँ बुलाया गया क्योंकि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता करने पर वहाँ पर किसी भी तरह की समस्याएं उत्पन्न होने से बची जा सकती थी। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा समय काल है जिस दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता देखी गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में एक ऐसा दौर जहाँ पर समन्वय का दौर देखा जाता है, सहयोग का दौर देखा जाता है, वो कौन सा ऐसा समय काल था? ये प्रश्न है आपके सामने। देखिए, आप सभी जानते हैं 1909 में जब माल्य मिंटो सुधार आया, तब माल्य मिंटो सुधारों के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाने लगा। इस बात को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में परिस्थितियाँ बदली और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात आप देखेंगे या उसी दौरान
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लीग के बीच में एक ऐसा दौर आया जहां पर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये लोग एकत्रित होने लगे और 1916 में एक प्रसिद्ध समझौता हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, लखनऊ में लीग और कांग्रेस दोनों के सम्मेलन भी आयोजित हुए। 1916 से लेकर 1922 तक का दौर भारत में कहा जाता है कि इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का दौर बना रहा और यहाँ पर लीग और कांग्रेस आपस में सहयोग करती रही। जैसे खिलाफत आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ साथ चलता रहा, परंतु जैसे ही असहयोग आंदोलन असफल होता है, ठीक है, खासकर 1922 के आसपास उसको स्थगित किया जाता है, तो भारत में सांप्रदायिक संघर्ष के दौर की शुरुआत फिर से हो जाती है। ठीक है, हाँ, महात्मा गांधी की प्रसिद्धि का कारण था। महात्मा गांधी क्यों प्रसिद्ध थे भाई? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह का मार्ग अपनाना है। दूसरा, एक धार्मिक राष्ट्र की वकालत करने के लिए। तीसरा, हिंदुओं को संगठित कर एक राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हलवा प्रश्न होना चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए, बिल्कुल लग भी ऐसा रहा है। जो सत्याग्रह की नीति थी गांधी जी की, वो काफ़ी यूनिक थी और इस दिशा में काफ़ी बेहतर भी थी। ठीक है, तो गांधी जी की प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि एक नई रणनीति थी भारतीय राजनीतिक आंदोलन में। अहमदाबाद में 1917-18 में गांधी जी द्वारा एक नए सत्याग्रह, या कहें कि अहमदाबाद जो आंदोलन था उसमें गांधी जी ने किसके फेवर में सत्याग्रह किया था? प्रश्न ये है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, डी। चलिए, महात्मा गांधी 1917 में बिहार में पहले गए और चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया। उसके बाद में ये पहुँचे अहमदाबाद और वहाँ पर प्लेग बोनस को लेकर जो आंदोलन छुड़ा हुआ था उसको लेकर इन्होंने 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों को सपोर्ट किया। फाइनली एक बीच का रास्ता निकला, काम भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 23, भूदान आंदोलन के प्रारंभकर्ता थे। भूदान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? MPPSC के प्रिय प्रश्न हैं इस तरह के, ये हलवे हैं, है ना, लड्डू है, खाना है, छोड़ना नहीं है। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्तमान तेलंगाना राज्य और उस समय का आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये ट्रिक हो सकती है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली, जो उस समय का आंध्र प्रदेश था। तो भूदान आंदोलन पोचमपल्ली ग्राम से शुरू हुआ विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। विनोबा भावे का मूल नाम क्या है? ये प्रश्न ऐसा है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। जब भी थोड़े उटपटांग टाइप के प्रश्न बनते हैं तब इसी तरह के प्रश्न, जैसे कि दयानंद सरस्वती के बारे में एक बार पूछ लिया था कि उनका मूल नाम क्या था, मतलब वास्तविक नाम क्या था, तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। इधर मूल नाम है विनायक नरहरि भावे, विनोबा भावे का विनायक नरहरि भावे। जन्म 11 सितंबर 1985 को। जन्म स्थान है महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी, उस समय का गागोडे ग्राम। मृत्यु 1982 महाराष्ट्र के वर्धा में। 1916 में गांधी जी के साबरमती आश्रम से जुड़े। फिर 1923 में इन्होंने मराठी पत्रिका महाराष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, और ये पहले सत्याग्रही बनाए गए थे। कौन? आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न एक बार पूछा गया था कि पहले कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये भूदान आंदोलन से जुड़े रहे। इसी बीच 1959 में इन्होंने ब्रह्म विद्या मंदिर की भी स्थापना की थी महिलाओं की शिक्षा के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आचार्य विनोबा भावे की कुछ पुस्तकें हैं, स्वराज्य शास्त्र, दूसरा गीता प्रवचन, और तीसरी पुस्तक है तीसरी शक्ति। इनको क्या क्या मिला है? 1858 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। और ध्यान दीजिएगा, आचार्य विनोबा भावे पहले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, भारत के भी पहले और पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। उसी तरह से भारत रत्न दिया गया इनको 1883 में। ये ऐसी बातें हैं जो कि आचार्य विनोबा भावे से जुड़ी हुई है और जो आपसे पूछी जा सकती है। शौकत अली और मोहम्मद अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही बात है। ये है हमारे खिलाफत आंदोलन, जिसके बारे में कुछ देर पहले मैंने चर्चा की थी। इनको अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को। ठीक है, दूसरी बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटिश को चाहिए था कि वो मुसलमानों से सहयोग ले। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि वो तुर्की, जो कि उनके विरोधी पक्ष में थे,
वहाँ पर आक्रमण करेंगे, किंतु खलीफा के साथ भी कोई दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। ठीक है। ऐसी स्थिति में उनसे ये कहा गया कि आप हमारा सहयोग कीजिए, हम खलीफा का ध्यान रखेंगे। परंतु युद्ध के पश्चात जो सेवर्स की संधि हुई उसमें उन सब बातों को ध्यान नहीं रखा गया, और ऐसी स्थिति में जो मुसलमान थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने खलीफा के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, केवल भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन चलाया गया। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का मार्ग के रूप में चुना, और फिर खिलाफत आंदोलन के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन को भी जोड़ दिया। दिसंबर 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन और यहाँ पर एक साथ समन्वय की बात हुई। ध्यान दीजिएगा, जब ये काम कर रहे थे तब CR दास ने इसका विरोध किया था, और उसमें विरोध का मुख्य आधार यही था कि विधान परिषदों का हमें विरोध नहीं करना चाहिए, किंतु ऐसा हुआ नहीं। ये आंदोलन चलता रहा, हालांकि 1922 से ये कमज़ोर पड़ने लगा। 1924 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सत्ता आई, और उन्होंने ये किया कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कहा कि मैं खिलाफत या खलीफा का पद ही समाप्त कर रहा हूँ। तो जब खलीफा का पद ही समाप्त हो गया तुर्की में, तो खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट हेतु जो समिति गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बालकृष्ण नेहरू ने, राधाकृष्ण नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या मोतीलाल नेहरू ने? नेहरू रिपोर्ट में अध्यक्षता किसकी थी? प्रश्न सीधा है, सिंपल है, बस यही है। भाषाई परिवर्तन के साथ आप इसको देखेंगे अलग अलग जगह। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। होता यह है कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें एक प्रावधान था कि ठीक 10 वर्ष पश्चात भारत में संवैधानिक विकास या भारत में संवैधानिक जो मूवमेंट चल रहा है, या फिर भारतीयों को और कितने संवैधानिक अधिकार दिए जा सकते हैं, उसको लेकर एक समिति गठित की जाएगी। तो ये समिति 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित की गई। जॉन साइमन भारत आए और भारतीयों के लगभग सभी दलों ने, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, हालांकि BR अम्बेडकर ने उनका समर्थन किया था, उन्होंने विरोध नहीं किया। खैर, मुद्दा क्या था? साइमन कमीशन का विरोध हुआ, और विरोध करने के बाद में आपने देखिए कि कई घटनाक्रम घटे, जिसमें लाला लाजपत राय में लाहौर में सॉन्डर्स द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में फिर जो HSRA के हमारे नेता थे उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या भी की। खैर, जो मुद्दा है वो क्या है, ये सब कुछ चल रहा था। तब उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि तुम लोग इतना हो हल्ला कर रहे हो तो एक काम करो, एक ऐसा संविधान बना लो, आपस में बैठ के कोई भी एक संविधान बना लो, हम उसको हाँ कर देंगे, चलो मैं आपको गारंटी करता हूँ। ऐसी स्थिति में एक सर्वदलीय बैठक गठित हुई, और उस बैठक में जो निर्णय निकला कि एक समिति बनाई जाए, और वो समिति क्या करेगी? भारत के लिए भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करेगी, जैसा कि बर्कनहेड ने कहा। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में वो समिति गठित की गई। ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई, इसमें कुछ अन्य सदस्य भी थे जिसमें 9 थे। इसने जो रिपोर्ट तैयार की, इसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। जैसा कि लॉर्ड बर्कनहेड ने चुनौती दी थी कि भारतीय कभी भी अपने लिए मिलजुल कर सर्वसहमति वाला कोई संविधान नहीं बना सकते, बिल्कुल सही बात निकली, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी कि भैया ये 14 बातें हैं, ये इसमें शामिल की जाए, ये हमारे पक्ष में काम किया जाए, तब मैं नेहरू रिपोर्ट को समर्थन करूँगा। कुल मिलाकर नेहरू रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी उसमें स्वतंत्रता की जगह, ध्यान दीजिएगा, उसमें स्वतंत्रता की जगह डोमिनियन स्टेटस के दर्जे की बात की गई थी, जिसको लेकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नवीन नेतृत्वकर्ता कांग्रेसी नेता थे वो विरोधी थे। ऐसी स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा छेड़ा गया, और उन्होंने चुनौती दी कि अगर नेहरू रिपोर्ट को 1 वर्ष के भीतर स्वीकार नहीं किया गया तो हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी बात पर भी सहमत नहीं होंगे। इसी संदर्भ में आप देखेंगे 1930 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं, लाहौर अधिवेशन। ये सारे घटनाक्रम आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम इसी दौर में बात करते हैं चटगांव आर्मरी रेड की। चटगांव आर्मरी रेड, हाँ जी, ये घटना कब की है? चटगांव का जो शस्त्रागार था उस पर आक्रमण कब हुआ था? हाँ जी, मास्टर दा या सूर्यसेन के नेतृत्व वाला, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग।
मास्टरदा या सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव आर्मरी रेड को परफॉर्म किया गया था और ये कब किया गया था, प्रश्न यही है। सही बात है, आंसर है 18 अप्रैल 1930। चटगांव आर्मरी रेड नेतृत्वकर्ता कौन है? सूर्य सेन, जिन्हें मास्टरदा भी कहा जाता है, 18 अप्रैल 1930 को। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा दौर था। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA गठित की थी, जिसके अध्यक्ष ये खुद यही थे। और इन्होंने ये बेसिकली एक टीचर थे। इन्होंने जो नव युवक और नव युवतियाँ थी उनके साथ जुड़ा और उसके बाद में चटगांव आर्मरी पर इन्होंने आक्रमण किया, ये सोच के कि हम यहाँ से हथियार लूट लेंगे और उसके बाद में क्रांति करेंगे। ठीक है भैया। पेशावर कांड से संबंधित है। BC जोशी, धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, प्रेम सिंह नेगी। हाँ जी, पेशावर कांड बिल्कुल सही बात है। देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का समय है। बैकग्राउंड ये समझ लीजिए, 1930 का सविनय अवज्ञा का आंदोलन चल रहा है और अप्रैल 1930 में एक जुलूस निकाला गया, ठीक है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थी। और ये जुलूस कब निकला था? 23 अप्रैल 1930 को। ध्यान दीजिए, 23 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पर? पेशावर में। और इनके सामने खड़ी थी गढ़वाल रेजिमेंट। और गढ़वाल रेजिमेंट में उस समय व्यक्ति थे चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली, ब्रिटिश अफसर ने कहा गोलियां चलाओ। चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि हम निहत्थी भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। और उनके नेतृत्व में जो बाकी गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ी थी, उन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में ये काम करने से मना कर दिया। इसी को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अपने अहिंसक आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शस्त्र का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया था? देखिए, गांधी जी ने बहुत अलग अलग काम किए हैं। चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने असहयोग या यूँ कहें कि अवज्ञा आंदोलन, गवर्नमेंट के साथ में नॉन कोऑपरेशन की धमकी दी थी। अहमदाबाद आंदोलन में कर दिया था। और आमरण अनशन के लिए इन्होंने काफ़ी समय लगाया। घटनाएं यूँ हैं कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिज्ञों को या भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया। पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक, परंतु उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता करने गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग के नेता के रूप में सहभागिता की और उन्होंने वहां पर ये मांग रखी कि जिस तरह से ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया है, उसी तरह से दलितों को भी दिया जाए। ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बहुत कुछ निकला नहीं, गांधी जी वापस आ गए। इसी बीच में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडॉनल्ड ने एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने BR अम्बेडकर की इस मांगों को मांगते हुए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार कर दिया दलित वर्ग के लिए भी। इसी को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक घोषणा कहा जाता है। जब ऐसा हो गया तब गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे। जैसे ही गांधी जी को पता लगा तो गांधी जी ने कहा आमरण अनशन की शुरुआत, इस बात को लागू नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में कुछ भारतीय नेता मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और राजगोपालाचारी के दबाव से या कहे कि बीच बचाव से अंबेडकर को इस बात को मानने के लिए तैयार किया गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की जगह आपको विधानसभाओं में तथा केंद्रीय विधानसभाओं में आप जितनी सीटें चाह रहे हैं उससे ज़्यादा स्थान आरक्षित कर दिए जाए। तो यहाँ पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक। और गांधी और अंबेडकर के बीच में 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हो गया, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। तो ये पूरे घटनाक्रम के बीच में कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था। और यहाँ पर इसके बाद की जो परिणति थी वो कम्युनल अवार्ड के रूप में आई थी 1932 में। किस किस ने बीच में मीडिएशन किया था, इस पर भी प्रश्न बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो दिसंबर 1927 में हुआ था।
एक्चुअली हुआ ये था कि यह देसी रियासतों और ब्रिटिश भारत संघ के मध्य किस तरह की किस तरह का व्यवहार या किस तरह की जो आपसी व्यवहार है वो होना चाहिए, इस पर बात होनी थी। तो ऐसी स्थिति में देसी रियासतों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और इस आयोजनकर्ताओं में बलवंत राय मेहता, माणिकलाल कोठारी और जी आर अभ्यंकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा और यहाँ पर देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। और ऐसी स्थिति में देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने अपना जो पक्ष रखा, उसमें उन्होंने कहा कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विदेश नीति, रक्षा और संचार एवं परिवहन, ये 3 जो इशू है उनको छोड़कर वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और वहाँ पर क्राउन की पैरामाउंसी को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। तो उसी तरह का व्यवहार लगातार होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि 1935 के अधिनियम में एक भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी और उसमें कहा गया था कि ये संघ तब अस्तित्व में आएगा जब हमारे देश की सभी जो स्वतंत्र देसी रियासतें हैं वो इसमें शामिल होंगी। आप सभी जानते हैं कि 1935 के अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान लागू हुए, जिसके अंतर्गत 1937 में चुनाव भी हुए, किंतु ये भारतीय संघ वाला जो प्रावधान है कभी भी लागू नहीं हुआ। और ये जो पीपुल कॉन्फ्रेंस की जो बात निकल कर आई थी, इसी बात को बाद में 1947 में माउंटबेटन प्लान के समय भी लाया गया और उसी के अंतर्गत भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या माउंटबेटन प्लान 1947 या 3 जून प्लान के अंतर्गत जब ये बातें आई तो वहाँ पर देसी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि चाहे तो भारत में, चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पैरामाउंसी थी उसको समाप्त किया गया, जिसे लैप्स ऑफ पैरामाउंसी कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत करने के लिए किसे नामित किया गया था? क्रिप्स मिशन जब हमारे देश में आया तब उससे बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसको आगे बढ़ाया कि भैया आप जाओ और इनसे बात करो? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को क्रिप्स मिशन से बातचीत के लिए आगे किया गया था कि आप ही इनसे बात करिए और ही फिर बातें कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच।